गोरखपुर के पास एक छोटा सा गांव है। इस गांव की लगभग 5 एकड़ ज़मीन पूरी तरह खाली पड़ी है। लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि यह ज़मीन पिछले कई दशकों से खाली पड़ी है, क्योंकि यहाँ जो पेड़ थे वो भी या तो गिर गए या फिर कटवा दिए गए। इस ज़मीन पर कहा जाता है दो बड़ी बड़ी हांडियाँ घूमती रहती हैं। दो हांडियाँ जिनका मुंह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और वो इस जुड़े हुए मुंह के साथ पूरी ज़मीन का चक्कर लगाती हैं। जो भी उन हांडियों को पकड़ने की कोशिश करता है उसे असफलता ही हाथ लगती है। वो किसी के साथ नहीं आती है, कहाँ छिप जाती है ये कोई नहीं जानता। अब आप सोच रहे होंगे कि या तो ये कहानी मनगढ़ंत है या इसके पीछे कोई गहरा राज है। इन हांडियों के वहाँ विचरण करने के पीछे एक गहरा राज है, और गांव वालों के अनुसार वो राज है धन दौलत। गांव वालों का कहना है कि एक विशिष्ट परिवार के छिपे हुए खजाने की रक्षा करने के लिए ये हांडियाँ उस ज़मीन पर घूमती हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई वस्तु एक लंबे समय तक ज़मीन में गड़ी रहती है तो उसमें जान आ जाती है, और ऐसा ही कुछ हुआ इन हांडियों के साथ। पहले के ज़माने में जब ना तो बैंक थे न कोई लॉकर, तो परिवार के लोग अपनी धन दौलत को ज़मीन में गाड़ देते थे। काफ़ी समय तक ज़मीन में गड़े इस खजाने की जब किसी ने खोज खबर नहीं ली तो वो खजाना जीवित हो उठा और उस ज़मीन पर भ्रमण करने लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा खजाना होने के बावजूद क्या किसी ने उन हांडियों को पकड़ने की कोशिश नहीं? तो इस सवाल का जवाब ये है कि कोशिश तो की, लेकिन वो हांडियाँ किसी के हाथ आने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं इन हांडियों में उस परिवार के पूर्वजों की आत्मा है, और वो जिसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करेंगे उसे ही वो खजाना सौंपेंगे। और अगर किसी ने जबरन उन हांडियों को पकड़ने की कोशिश की तो इससे जान का खतरा भी हो सकता है। अभी तक उस परिवार की सभी पीढ़ियां इस खजाने को पाने के लिए हांडियों को काबू में करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन किसी को सफलता नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये थी पहली कहानी। बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। जोधपुर स्थित बावड़ियों के किस्से स्थानीय लोगों में बहुत मशहूर हैं। यहाँ पानी की कई बावड़ियाँ हैं, जिनमें से एक के बारे में कहा जाता है कि उसे भूत ने बनवाया था। जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित रठासी नाम का एक ऐतिहासिक गांव है। मारवाड़ के इतिहास पर नज़र डालें तो ये ज्ञात हो कि जब जोधपुर में रहने वाले राजपूतों की चंपावत शाखा विभाजन हुआ तो उनमें से अलग हुए एक दल ने कापरड़ा गांव में रहना शुरू किया। लेकिन इस स्थान पर रहने वाले युवा राजपूत राजकुमारों ने गांव में साधना करने वाले साधु महात्माओं को परेशान करना शुरू कर दिया। उन राजकुमारों से क्रोधित होकर साधुओं ने उन्हें श्राप दे दिया कि उनके आने वाली पीढ़ी इस गांव में नहीं रह पाएगी। साधुओं के श्राप की बात जब राजकुमारों ने अपने घर में बताई तो सभी भयभीत हो गए और उस गांव को छोड़कर चले गए। इस गांव को छोड़कर वो जिस गांव में रहने के लिए गए उस गांव का नाम है रठासी गांव। ये जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐतिहासिक गांव है। इस गांव में एक बावड़ी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भूतों के सहयोग से बनी है, अर्थात उस बावड़ी को बनाने में भूत प्रेतों ने गांव वालों की सहायता की थी। ठाकुर जयसिंह के महल में स्थित इस बावड़ी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस बावड़ी के विषय में ये कहानी प्रचलित है कि एक बार जब ठाकुर जयसिंह घोड़े पर सवार होकर जोधपुर से रठासी गांव की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में ठाकुर साहब का घोड़ा उनके साथ साथ चलने वाले सेवकों से पीछे छूट गया और इतने में रात हो गई। राजा का घोड़ा काफ़ी थक चुका था और उसे बहुत प्यास लगी थी। रास्ते में एक तालाब को देखकर ठाकुर जयसिंह अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए ले गए। आधी रात का समय। घोड़ा जैसे ही आगे बढ़ा, राजा को एक आकृति दिखाई दी जिसने धीरे धीरे इंसानी शरीर धारण कर लिया। राजा उसे देखकर डर गया। उस प्रेत ने राजा को कहा कि मुझे प्यास लगी है, लेकिन श्राप के कारण मैं इस कुएं का पानी नहीं पी सकता। राजा ने उस प्रेत को पानी पिलाया और राजा की दयालुता देखकर प्रेत ने उसे कहा कि वो जो भी मांगेगा वो उसे पूरा कर देगा। राजा ने प्रेत को कहा कि वो उसके महल में एक बावड़ी का निर्माण करे
और उसके राज्य को सुंदर बना दे। भूत ने राजा के आदेश को स्वीकारते हुए कहा कि वो ये कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगा, लेकिन दिन भर में जितना भी काम होगा वो रात के समय 100 गुना और बढ़ जाएगा। उस प्रेत ने राजा को यह राज किसी को न बताने के लिए। इस घटना के 2 दिन बाद ही महल और बावड़ी की इमारतें बनने लगी। रात में पत्थर ठोकने की रहस्यमय आवाज़ें आने लगी। दिन प्रतिदिन काम तेज गति से बढ़ने लगा, लेकिन रानी के जिद करने पर राजा ने यह राज रानी को बता दिया कि आखिर निर्माण इतनी जल्दी कैसे पूरा होता जा रहा है। राजा ने जैसे ही ये राज रानी को बताया, सारा काम वहीं रुक गया। बावड़ी भी ज्यों की त्यों ही रह गई। इस घटना के बाद किसी ने भी उस बावड़ी को बनाने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी तीसरी कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। ये कहानी मैंने अपने गांव के ही एक बुजुर्ग जो कोलकाता में काम करते थे उनसे सुनी थी। एक बार की बात है कि कुछ अंग्रेज़ शिकारी भारत के किसी जंगल में शिकार पर गए। उस जंगल के बाहर एक डाक बंगला था, पर उसमें पहले से ही कोई बड़ा अंग्रेज़ अधिकारी ठहरा हुआ था। अस्तु इन अंग्रेज़ शिकारियों को जंगल के बीच बने एक पुराने डाक बंगले में रुकना पड़ा। इस डाक बंगले का रखवाला अपने परिवार के साथ रहता था और डाक बंगले में रुकने वाले लोगों की सेवा करता था। इस रखवाले के परिवार में उसकी बीवी तथा लगभग 14-15 साल की उसकी एकमात्र लड़की थी। एक शाम जब अंग्रेज़ शिकारी शिकार करके वापस डाक बंगले पर आए तो नहा धोकर पीने बैठ गए। पीने के बाद उन्हें इतनी चढ़ गई कि वे लोग पूरी तरह से बहक गए और उस रखवाले को गोली मारने के बाद उसकी बीवी तथा बच्ची को नोच डाला। इन पापियों को नशे में कुछ भी पता नहीं चला और नोचने के बाद उन दोनों को भी गोलियों से भून डाला और तीनों की लाश को एक डाक बंगले के पीछे दफना दिया। ये बात आई गई रह गई। अंग्रेज़ों ने फिर कुछ दिन के बाद वहाँ कैलाश नामक एक नया सेवक रख दिया। किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि इस पुराने डाक बंगले का पुराना सेवक और उसका परिवार कहाँ चला गया। एक बार की बात है कि नया सेवक कैलाश रात को गेट बंद करके सोया हुआ था। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई, क्योंकि उसे लगा कि दरवाजे पर कोई रो रहा है। उसने एक हाथ में लाठी उठाया और दूसरे में चिराग और दरवाजे पर आकर हाँक लगाया। कौन है? इतनी रात गए कौन दरवाजे पर रो रहा है? उसने देखा कि एक किशोर दरवाजे पर बैठी रो रही है। कैलाश उस किशोरी के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटी रो मत, अंदर चल। फिर उस किशोरी के अंदर आने पर कैलाश ने उसे पीने के लिए पानी आगे बढ़ाते हुए पूछा कि बेटी तुम कौन हो और इतनी रात को अकेले इस जंगल में क्यों भटक रही हो? कैलाश की इतनी बातें सुनते ही वो किशोरी और तेज फफक पड़ी। कुछ समय तक तेज़ तेज़ रोने के बाद वो थोड़ा शांत हुई और कैलाश को बताई कि वो इस डाक बंगले के पहले सेवक की पुत्री है। फिर उसने ये भी बताया कि कैसे 4-5 अंग्रेज़ शिकारियों ने उसके पिता को मार डाला और उसके बाद उसके तथा उसकी माँ की आबरू को नोच डाला। फिर कैसे उसकी माँ तथा उसकी भी गोलियों से भूनने के बाद डाक बंगले के पीछे दफना दिया। उस किशोरी की इतनी बातें सुनते ही कैलाश पूरी तरह सहम गया, पर निडरता दिखाते हुए पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तू मर गई है तो मेरे सामने कैसे बैठी है? कैलाश की ये बात सुन वो लड़की अचानक गायब हो गई और कैलाश कुछ समझ पाए इससे पहले ही वो उस कमरे की दीवार पर उल्टी टहलती नजर आई। कैलाश ये नज़ारा देखकर पूरी तरह से सहम गया। फिर अचानक वो लड़की आकर कैलाश के सामने बैठते हुए बोली कि काका आप डरिए मत, मैं आपका कुछ भी बुरा नहीं करूँगी। धीरे धीरे कैलाश को डर जाता रहा और उसने अपने मस्तक पर आई पसीने की बूंदों को गमछे से पोंछ लिया। फिर उसी रात को उस लड़की ने वो जगह दिखाई जहाँ उन तीनों को दफनाया गया था। कैलाश ने कुदाल से खोदकर उन तीनों के अस्थि पंजर को निकाला। फिर कैलाश ने उस किशोरी से वादा किया कि वो उन अंग्रेज़ शिकारियों के खिलाफ कोर्ट जाएगा और किशोरी को इंसाफ दिलवा कर रहेगा। कैलाश की बातें सुनकर वो किशोरी रोते हुए बोली कि काका आपको कुछ नहीं करना है, बदला तो मैं लूँगी, बस आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें।
फिर क्या, उस किशोरी के बताए अनुसार कैलाश ने बीमारी का बहाना बनाकर उस डाक बंगले की नौकरी छोड़ दी तथा किशोरी को किए वादे के अनुसार उस किशोरी के माता पिता की अस्थियों को जला दिया तथा उन दोनों के नाम पर पूजा पाठ भी करवाया। उन दोनों की मुक्ति हो गई, पर लड़की के कई अनुसार कैलाश ने न लड़की के अस्थि पंजर को जलाया और न ही उसके क्रियाक्रम के लिए कोई अनुष्ठान पूजा पाठ ही किया, क्योंकि किशोरी ने ये कहा था कि अगर उसके लिए भी पूजा पाठ हो गई तो वो इस भूतिया योनि से मुक्त हो जाएगी और फिर उन दरिंदों से बदला नहीं ले पाएगी। समय बीतता गया और अब उस डाक बंगले में कोई नया सेवक आने को भी तैयार नहीं होता, क्योंकि कैलाश वही आसपास मंडराता रहता और नए आने वाले सेवक को भूत ही कहानी सुनाकर भगा देता। कभी कभी वो किशोरी भी अपनी भूत ही कारनामे से आने वाले नए सेवक को 9-2-11 कर देती, पर उस बंगले पर शिकारियों का आना कम नहीं हुआ। वे आते और खुद ही अपनी व्यवस्था करते, पर जो अब आता वो वापस नहीं जाता, क्योंकि उस डाक बंगले में ठहरने वाला हर अंग्रेज़ शिकारी उस लड़की का शिकार हो जाता। कभी कभी तो ऐसा होता कि वो लड़की किसी अंग्रेज़ शिकारी को अपने लटकों झटकों में फंसाकर उस डाक बंगले में लाती और रात को अपने असली रूप में आ जाती और डराकर उस अंग्रेज़ को मार डालती और उसका खून पी जाती। ये क्रम चलता रहा और उस डाक बंगले में मरने वाले अंग्रेज़ शिकारी मौत रहस्य ही बनी रही। अंग्रेज अधिकारियों की लाख कोशिश करने के बावजूद न हत्यारा पकड़ में आता और न ही मरने वाले अंग्रेज अधिकारियों के मौत का कारण पता चलता। धीरे धीरे ये खबर आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेज शिकारियों आदि में फैल गई कि पुराने डाक बंगले में ठहरने वाले हर शिकारी की रात तो होती है, पर वो दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाता। 2-3 और वर्ष बीते और अब वहाँ डाक बंगला खंडहर हो गया, क्योंकि अब किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वह ठहरे। आखिर किसको अपनी जान की परवाह नहीं होती, पर वो किशोरी भूतनी जो अब युवती बन गई थी उसी डाक बंगले में रहकर अपने हत्यारों का इंतज़ार करती। दिन में उधर आने जाने वाले लोगों को उसका एहसास होता, क्योंकि वो बराबर रोती रहती पर किसी को दिखाई नहीं देती। एक बार की बात है कि वह युवा भूतनी उस जंगल में रह रही एक युवा भूत तथा युवा भूतनी के संपर्क में आई। ये दोनों आदिवासी थे और उस जंगल में लकड़ी काटते समय किसी अंग्रेज शिकारी के शिकार बन गए थे। युवा भूतनी उन दोनों को लेकर शहर की ओर निकल गई। युवा भूतनी उन दोनों भूत भूतनी के साथ शहर में घूम घूम कर अपने हत्यारों की तलाश करती रही। 2-3 दिन की मेहनत के ही वो अपने हत्यारों को पहचान ली। एक दिन वो शाम के समय खूबसूरत युवती बनकर उनमें से एक हत्यारे अंग्रेज शिकारी के घर पर गई। घर पर उस अंग्रेज के सिवा कोई नहीं था। फिर उसने खूब लटके झटके दिखाए और उस अंग्रेज को अपनी सुंदरता में फांस लिया। रूप लुभावन हो तो अच्छे अच्छों को फंसते देर नहीं लगती। योजना के अनुसार वो दूसरे दिन भी उस अंग्रेज से मिली। फिर उसे पूरी तरह विश्वास में लेने के बाद एक दिन कहा कि क्यों नहीं हम लोग शिकार पर चलें। अंग्रेज़ ने कहा कि अच्छी बात है, मेरे कुछ मित्र शिकारी हैं, उन्हें भी लेकर चलते हैं। फिर क्या था, उस युवती भूतनी ने उस अंग्रेज़ से कहा कि मेरी एक और सहेली है, वो भी बहुत ही खूबसूरत है और शिकार पर जाना पसंद करेगी। फिर दूसरे दिन उस युवती भूतनी ने अपने साथ आए हुए दूसरी युवा भूतनी से उस अंग्रेज़ शिकारी को मिलवाया। अब तो अंग्रेज़ पूरी तरह उस भूतनी की माया जाल रूप जाल में फंस चुका था। एक दिन सुबह सुबह वो अपने उन्हीं पुराने दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन भर शिकार करते रहे और खूब मौज मस्ती भी। शाम होने को आई तो अंग्रेज़ शिकारियों ने कहा कि अब सूर्य ढलने वाला है, क्यों ना हम लोग वापस शहर लौट चलें। अंग्रेज़ की बात सुनकर उस युवा भूतनी ने कहा कि ना, आज रात हम लोग यहीं ठहरकर जंगल का आनंद उठाते हैं। पर एक अंग्रेज़ शिकारी ने कहा कि हमने पहले से डाक बंगला तो बुक किया नहीं है, ठहरेंगे कहाँ। फिर क्या था, वो युवा भूतनी मुस्कुराई और बोली कि इसी जंगल में दूसरी ओर मेरे एक मित्र आदिवासी की कुटिया है, हम रात को वहीं बिताएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। अब हुआ यूँ कि उस युवा भूतनी की योजना के अनुसार देखते ही देखते उसके मित्र युवा भूत ने एक मड़ई तैयार कर ली थी। उसमें ऐशो आराम की सारी चीज़ें भी ला दी थी।
उन दोनों युवा भूतनी के साथ ये अंग्रेज़ उस मड़ई में पहुँचे। इन अंग्रेज़ शिकारियों को उस मड़ई की दशा देखकर अजीब लगा, क्योंकि उस मड़ई में महलों, बड़े बड़े होटलों जैसी व्यवस्था थी। रात को पार्टी शुरू हुई तथा साथ ही अंग्रेज़ अधिकारियों की सिट्टी पिट्टी गुम होनी शुरू हो गई, क्योंकि पहले तो उन दो युवा भूतनी, जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी, अचानक बहुत ही डरावनी रूप बना ली। ऐसा रूप जिसे देखते ही अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाए। फिर क्या था, उन भूतनियों ने गिलास में खून भरकर लाकर उन अंग्रेज़ों को पिलाना शुरू कर दिया। किसी अंग्रेज़ की हिम्मत ही न थी कि वो ना करे, क्योंकि सब के सब पूरी तरह से डरे हुए थे और कांप रहे थे। अचानक आदिवासी युवा भी विकराल रूप में आ गया और अचानक उछलकर पास के एक मोटे पेड़ की मोटी शाखा को उछलकर इतना ज़ोर से खींचा कि चर की आवाज़ के साथ वो मोटी शाखा टूट गई। उसके बाद वो विकराल भूत उन अंग्रेज़ शिकारियों में से एक को पकड़कर पैर के नीचे दबाकर देखते ही देखते चीर दिया और उसके खून को पीने लगा। उसका खून पीता देख दोनों भूतनियों ने भी लंबी लंबी विकराल जीभ निकालते हुए खून पीने में उसका साथ देने लगी और साथ ही अपने बड़े बड़े नखूनों से उसका शरीर जगह जगह से चीरने लगी। उस युवा भूतनी ने तो भयानक आवाज़ निकालते हुए दौड़कर एक दूसरे अंग्रेज़ शिकारी के पास पहुंची और उसकी आंखों में अपने विकराल भयावह भाले जैसे नाखूनों को डालकर उसकी दोनों आंखों को फोड़ दिया। इसके बाद उन तीनों भूतनी भूत ने एक एक कर सभी अंग्रेज़ शिकारियों को मार डाला। दूसरे दिन उन अंग्रेज़ों की खोज में गए अंग्रेज़ अधिकारियों को उनकी ऐसी विभत्स लाशें मिली, जो देखने में बहुत ही भयावह लग रही। उनको ऐसा नोचा गया था कि लगता था कि वो किसी मनुष्य या जानवर का काम ही नहीं हो सकता। कैलाश को तो सब कुछ पता ही था, पर वो किसी को कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन समय निकालकर गोपनीय रूप से कैलाश ने उस युवा भूतनी के कंकाल को भी जला दिया तथा उसकी मुक्ति के लिए एक पूजा करवा दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।